Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 2 of taxation। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने टैक्सेशन की शुरुआत की, जहां पर हमने टैक्सेशन की जो मतलब होता है, टैक्सेशन का जो आप कह सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमने डिटेल में समझा फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल द प्रेजेंट टाइम। साथ ही साथ हमने ड्यूटी प्लस टैक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है हमने वो भी समझा, और स्टेट और सेंटर के बीच में डिफरेंस कैसा है। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरीके से पावर डिवाइडेड है रिगार्डिंग टैक्सेशन, उसको भी हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। रेस्ट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट, बट फिर भी जो भी बेसिक्स था वो मैंने क्लियर कर दिया है। फाइन। अब आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे सेस एंड सरचार्ज से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पर ड्यूटीज़ पे रोक दिया था। ठीक है, कि टैक्स और ड्यूटी क्या होती है, फिर ड्यूटी दो टाइप की होती है, आपने यहाँ पर देखा था। एक होती है एड वैलोरम ड्यूटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, और आज हम चालू करने जा रहे हैं क्या, आज हम चालू करने जा रहे हैं सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, सेस एंड सरचार्ज। अब देखो, सेस एंड सरचार्ज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कॉमन चीज़ तो आप समझ लो। सबसे पहली बात, अगर आपके सामने कोई भी आता है वो सेस और सरचार्ज के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानता है, हल्का फुल्का भी जानता है, तो बोल देगा इट इज़ टैक्स ओवर टैक्स। ठीक है, टैक्स ओवर टैक्स। फिर आप पूछोगे तो फिर भैया अलग से नाम क्यों रखा गया सेस और सरचार्ज, एक ही क्यों नहीं बोल देते हैं, या तो सेस ही बोल दो या फिर सरचार्ज ही बोल दो अगर वो टैक्स ओवर टैक्स है। बिकॉज देर इज द डिफरेंस। ठीक है, सेस का मतलब अलग है, सरचार्ज का मतलब अलग है, बट बोथ आर टैक्स ओवर टैक्स, बोथ आर टैक्स ओवर टैक्स। ठीक है, इसको मत भूलना। और याद रखना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में लग सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में सकता है। मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, ये डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें भी ये लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें भी लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टैक्स एंड ड्यूटी बारे बताया था। ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटी के बारे में आपको ये बताया था कि जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों पे लगता है, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है। लेकिन जो ड्यूटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 99% टाइम ये इनडायरेक्ट होती है, बट इट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो। ठीक है, उसी प्रकार से सेस और सरचार्ज का आपको मतलब समझ में आ गया। इट इज टैक्स ओवर टैक्स, कुछ डिफरेंस अभी बताऊंगा, डोंट वरी। टैक्स ओवर टैक्स। ठीक है, टैक्स ओवर टैक्स। तो अब आप ये देखो, इट इज टैक्स ओवर टैक्स, लेकिन जो सेस और सरचार्ज दोनों के दोनों डायरेक्ट टैक्स पे भी लग सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे भी लगते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या, बताऊंगा नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। ये जो सेस होता है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, वेयर सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, फॉर एनी पर्पस। ठीक है, फॉर एनी पर्पस। अब थोड़ा और एग्जाम्पल की मदद से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैं भैया आपके ऊपर एजुकेशन सेस लगा रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन सेस लगा रहा हूँ, तो ये जो एजुकेशन सेस का जो पैसा आएगा, ठीक है, जो एजुकेशन सेस का पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, याद रखना। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके ऊपर 10% का सरचार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है, 10% का सरचार्ज लगा रहा हूँ, तो याद रखना अभी सरचार्ज का पैसा किसी भी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। वो चाहे तो गवर्नमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकती है, पर्सनल यूज़ मतलब गाड़ियाँ खरीदना एंड एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकती है, हेल्थ के लिए यूज़ कर सकती है, डिफेंस के लिए यूज़ कर सकती है, किसी भी तरीके के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, लेकिन सेस सिर्फ और सिर्फ फिक्स पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको अलग से नाम भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा सेस है, या तो भैया एजुकेशन सेस है, स्वच्छ भारत मिशन सेस है। आपने देखा होगा जो रेलवे की टिकट रहती है उसमें 0.5% स्वच्छ भारत सेस भी लगता है। ठीक है, स्वच्छ भारत सेस भी लगता है। अब याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी कोई पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। टैक्स ओवर टैक्स सेस, टैक्स ओवर टैक्स सरचार्ज, बोथ कैन बी अप्लाइड ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस बट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। इसलिए स्टेट इसका हमेशा प्रोटेस्ट कर देता है कि भैया ये गलत है, लेकिन अब भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है ना, सिंपल सी बात है, जो है सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बोला थोड़ी ना बोलोगे। और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस और SBM सेस। वेरएज जो हमारा सरचार्ज होता है, जो हमारा सरचार्ज होता है वो किसी भी पर्पस के लिए लगाया जा सकता है। मतलब बस आपने बोल दिया 10% सरचार्ज लगेगा, अब वो पैसा कहाँ यूज़ करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बाकी कोई डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब एग्जाम्पल देता हूँ एक तो सेस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट 2018-19 आने से पहले, बजट 2018-19 आने से पहले 3% का एजुकेशन सेस होता था। ठीक है, 3% का एजुकेशन सेस होता था, किसके ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हो गए। जैसे ही 2018-19 के बजट के बाद क्या हो गया,
ये जो टैक्स था, ठीक है, एजुकेशन सेस था, इसको बढ़ा के 4% कर दिया गया, और इस एजुकेशन सेस का रीनेम भी कर दिया गया, मतलब इसका नाम बदल दिया गया। किसका नाम रख दिया गया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या रख दिया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब जो भी पैसा आएगा वो हेल्थ के लिए भी जाएगा, एजुकेशन के लिए भी जाएगा, हेल्थ के लिए भी जाएगा, एजुकेशन के लिए भी जाएगा। याद रखना, रीनेम कर दिया गया है। अब बोला जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड इट इज़ 4% ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, समझ में आया ना? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के ऊपर लगाया जाता है, ये डिफरेंस मत भूलना। और ड्यूटी और सरचार्ज में मतलब वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब ड्यूटी और टैक्स में याद रखना, ड्यूटी मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ लगाई जाती है? इनडायरेक्ट में, और जो टैक्स होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ लगाया जाता है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों में। ठीक है, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में काम आएंगे। अगर यूपीएससी में नहीं तो भैया पीएससी में तो 100% श्योरिटी दे रहा हूँ काम आएगा, चाहे कोई भी पीएससी दे दो, हरियाणा दे दो, उत्तर प्रदेश का दे दो, मध्य प्रदेश का दे दो, बिहार का दे दो, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। ठीक है, अब आपने दो टर्म के बारे में और सुना होगा, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। शुरू में सिर्फ मैं सारी की सारी टर्म्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर आगे स्लाइड्स देखने को मिलेगी आपको, ये देखो डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद एक टॉपिक करने के बाद डायरेक्ट टैक्सेस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। अब देखो टैक्स इवेजन क्या होता है। देखो टैक्स इवेजन का मतलब होता है जो आपके लॉज हैं। ठीक है, आप देखो पहले बात ये बताओ, इवेजन और अवॉइडेंस, इवेजन और अवॉइडेंस में क्या ज़्यादा बेकार लग रहा है, इवेजन की अवॉइडेंस? सिंपल सी बात है भाई, मुझे तो इवेजन बहुत ही खराब दिख रहा है, ये ज़्यादा नेगेटिव साउंड कर रहा है और ये हल्का सा पॉजिटिव साउंड कर रहा है, बट थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। ठीक है, बट ये इट इज़ अ विलन एंड इट इज़ अ हीरो, इतना पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा शोएब है, नहीं शोएब तो ये है, और सुल्तान मिर्ज़ा ये है। ठीक है, ये सुल्तान मिर्ज़ा है, दोनों विलन में एक विलन को चुनना है। चलो ठीक है, अब देखो होता क्या है। टैक्स इवेजन जो होता है वो इलीगल चीज़ होती है, टैक्स इवेजन जो होता है इलीगल होता है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है। ठीक है, ना, टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, लीगल होता है, और जो टैक्स इवेजन होता है वो इलीगल होता है। क्या होता है? वो इलीगल होता है। कैसे, आप समझने की कोशिश करो। देखो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि अपने जो भी लॉज हैं, टैक्सेशन के लॉज हैं, उसके अगर आप लूप होल्स को यूज़ करके, अगर आप उसके लूप होल्स को यूज़ करके पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप लूप होल्स को यूज़ करके पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तो हम उसको टैक्स इवेजन बोलेंगे, उसको हम टैक्स इवेजन बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ही मुझे अलाउ करे कि आप अपना इस इनकम तक पैसा बचा सकते हो, बस आपको यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका इस इनकम तक हम टैक्स नहीं लेंगे, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे। इसलिए वो लीगल है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। आप एग्जाम्पल के तौर से समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने क्या, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप अपनी 1.5 लाख की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो, मान लो 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है। ठीक है, हमारा आपकी 8 लाख इनकम है, सबसे बेस्ट। ठीक है, 8 लाख इनकम है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका इसमें अगर आप 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अगर या तो आप चाहे नेशनल सिक्योरिटी स्कीम में लगा दे, पीएफ में लगा दे, या और भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, अगर उसमें लगा दे तो हम उस 1.5 लाख रुपए में कोई भी टैक्स नहीं वसूलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने पीएफ में 1.5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, पीएफ में 1.5 लाख रुपए लगाए, अब उसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको 20 से 30 हज़ार रुपये। ठीक है, तो उसमें भी टैक्स हम नहीं लेंगे, मतलब ये सिर्फ पीएफ में अलाउड है, बाकी जो इंटरेस्ट है तो उसमें टैक्स लेती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपने पैसा रखा है उस पर टैक्स नहीं लेती। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने 5 लाख से ऊपर पैसा कमाया उस पर टैक्स तो लगना है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है जो उसमें से 1.5 लाख है, 5 लाख के बाद जो भी 1.5 लाख बचता है उसमें भी हम टैक्स नहीं लेंगे, उसमें भी हम टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप हमारी कुछ बताई हुई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं पोस्ट ऑफिस के और ये सब जो चीज़ें होती है, वो अगर वहाँ पर आप अप्लाई करें तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद की जो इनकम उसमें टैक्स लगेगा। तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही अलाउ किया है, ये 80C में अलाउ किया है, जो इनकम टैक्स भरते होंगे उनको पता होगा 80C में दिस इज अलाउड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या? टैक्स अवॉइडेंस। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है और बोलती कि भैया अगर आप अपनी कुछ इनकम इन सिक्योरिटीज़ में लगाओ तो उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है ना, उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे। जो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं 80C। ठीक है, जो हमारे इनकम टैक्स का 80C है वो बोलता है कि अगर आप अपनी 1.5 लाख रुपए तक का पैसा, अगर आप अपने 1.5 लाख रुपए तक का पैसा हमारी कुछ बताई हुई सिक्योरिटी में लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड में हो गया, एनएससी में हो गया, सो हम आपका वो पैसा चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन 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 आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो अब उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट में लेकिन आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो पीएफ है उसमें वो भी छोड़ के रखा गया है। ठीक है, पीएफ में आपको इंटरेस्ट में भी नहीं भरना, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में भरना पड़ता है। ठीक है,
इंटरेस्ट अलग है या ना, इंटरेस्ट आपने कमाया वो अलग है। अब देखो आपकी रियल में तो हमने 1.5 लाख पे नहीं लिया ना, लेकिन 1.5 लाख से तो ऊपर बढ़ गई ना। अब यहाँ पर तो टैक्स लेंगे ना, गवर्नमेंट का ये बोलना है। सिर्फ 1.5 लाख की 1.5 लाख तक की इनकम छोड़ेंगे। इसको कहा था टैक्स अवॉइडेंस। ये गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया, इसलिए लीगल होता है। वही दूसरी जगह अगर हम आते हैं टैक्स इवेजन में, ठीक है, अगर हम आते हैं टैक्स इवेजन में, टैक्स इवेजन में आप क्या लूप होल्स यूज़ कर रहे हो। लॉज में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहूँगा मैं एक लूप होल के बारे में। नॉट इन द चलो इसी के कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। आपने वोडाफोन और हज की डील के बारे में सुना होगा, ठीक है, हज की डील की बात, नॉट हज, दैट नॉट हज, ठीक है, हज की डील के बारे में सुना होगा। इन लोगों ने क्या किया था, बाहर जो यूरोप में जाके परचेजिंग कर ली थी, मतलब जो शेयर थे, मतलब कंपनी का ट्रांसफर उन्होंने यूरोप में कर लिया था, लेकिन वो दोनों ऑपरेट इंडिया में कर रही थी। तो वो वोडाफोन और हज ऑपरेट इंडिया में कर रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूरोप में आपने वहाँ शेयर ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, ये एग्जांपल और डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ नॉन टेक्निकल सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक टॉपिक आएगा अवॉइडेंस एंड एवरीथिंग विल कम, तो वहाँ पर अच्छे से एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो वोडाफोन और हज इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे। सिंपल सी बात है, दोनों फॉरेन कंपनी है, तो दोनों के मास्टर यहाँ पर बैठे थे यूरोप में। अब इन लोगों ने क्या किया कि मान लो ये जो हमें वोडाफोन ने हज को खरीद लिया, ठीक है, या मान लो हज ने वोडाफोन को खरीद लिया, सिर्फ नॉन टेक्निकल बता रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो मान लो ऐसा हुआ कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर वोडाफोन ने हज को खरीद लिया। जब खरीद लिया तो सिंपल सी बात है भैया, आप अगर इसको खरीदोगे बेचोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट जो होता है उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है, मैं आगे बताऊंगा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लेकिन इसे एक टैक्स कहते हैं, STCG लगता है या CTCG लगता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बस आप याद रखो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरना था, बिकॉज इंडिया की धरती में ऑपरेट हुआ है, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं भैया, वो तो यूरोप में हमने डील ट्रांसफर की, तो आप हम यहाँ पर क्यों भरें, हम तो यूरोप में भरेंगे। तो इस चीज़ को लेके मतलब देखो यहाँ पर लॉ नहीं था, एक्चुअली आप भी जानते हो ये सही था, बिकॉज अगर हमारे यहाँ आपने डील की मतलब अदला बदली की है तो हमें टैक्स जाना था, लेकिन हमारे यहाँ लॉ नहीं था ऐसा कि भैया अगर कोई बाहर अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ बेच दिया तो, ये लॉ ही नहीं था। इसके बाद हमने गार को लेके आया, साथ ही साथ ऐसा लॉ भी बनाया कि नहीं भैया आप ऐसा अलाउड रहेगा, अगर आप कहीं पर भी परचेज करो हमारे लैंड का तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये लूप होल था, इसको यूज़ किया, ये इलीगल था, इलीगल था, ठीक है ना। तो ये गलत होता है, इसे टैक्स इवेजन बोलते हैं। अगर आप हमारे हर्षद मेहता साहब की बात करो, उसने भी क्या किया था, उसने भी जो बैंक में लूप होल्स थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल BR का बैंक रिसीप्ट, ठीक है, और इन सब का यूज़ किया था उसने। ये लूप होल्स का यूज़ करना स्कैमरी कहलाता है, ठीक है। सिंपैथी जनरेट मत करना कभी भी किसी गद्दार के लिए, गद्दार गद्दार होता है। ये हम थ्रोन्स देखिए ना, बस समझ जाओगे। सो लूप होल्स का अगर कोई मिस यूज़ करता है उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं, और ये इलीगल होता है। लीगल क्या होता है, जब गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ टैक्स इवेजन के एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में जाएगा और अच्छे से। सबसे पहला एग्जाम्पल तो भैया, अगर आपने अपनी इनकम पे टैक्सेस पेड नहीं किए, वो भी टैक्स इवेजन कहलाता है, ठीक है। आपने सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपकी इनकम 8 लाख है, अब आपको यहाँ पर 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है। आपने यहाँ पर 1.5 लाख की इनकम ATC में बचा ली, बट आपने बाकी की जो बची इनकम है, ठीक है, बची इनकम है वो दिखाई नहीं गवर्नमेंट में, तो आपने टैक्स इवेजन ही किया ना। आपने जो लॉस था उनका मिस यूज़ किया, उसके बाद ही तो आप ये शो नहीं कर पा रहे ना कि भैया आपकी और भी इनकम है, तो ये भी कहलाता है टैक्स इवेजन। साथ ही साथ अगर ब्लैक मनी आप जनरेट करो, सिंपल सी बात है, अगर ये जो जो नॉन टैक्स मनी ब्लैक मनी कहलाता है, तो इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स इवेजन। अगर आप अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, मतलब मनी जो ब्लैक मनी थी उसको धोके वाइट कर दिया, उसको भी क्या कहते हैं अपन, टैक्स इवेजन कहते हैं, उसको भी अपन टैक्स इवेजन कहते हैं। मतलब दो एग्जांपल आपको समझ में आए। पहला तो अगर आप टैक्सेस नहीं भरते हो, ठीक है, टैक्सेस अपनी इनकम पे नहीं भरते हो, वो टैक्स इवेजन कहलाता है। और अगर आप अपनी मनी लॉन्डर करते हो, मनी को लॉन्डर करते हो मतलब मनी को धुलवा के वापस इंडिया में लेके आते हो, वाइट मनी करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी टैक्स इवेजन कहते हैं। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, आगे भी बताऊँगा, बता दूँ क्या कि अगले लेक्चर में, चलो अगले लेक्चर में बताएंगे, इसको अभी फोल्ड में रखते हैं अपन, ठीक है, शेल कंपनीज प्लस पीनेट प्लस राउंड ट्रिपिंग, बिकॉज आगे एक दो बार और बताना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में। बस अभी आखिरी टैक्स समझ लो, इसके बाद क्लास बंद करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के साथ। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और विथ होल्डिंग टैक्स, देखो ये क्या होता है, ये यूजुअली जो सैलरीड पीपल रहते हैं, ठीक है, जो सैलरीड पीपल रहते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है। उनमें क्या किया जाता है, जो उनको पेमेंट दी जाती है, जो पेमेंट की जाती है वो टैक्स काट ऑलरेडी टैक्स काट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सैलरीड पर्सन है जिसकी पेमेंट आप कह सकते हैं 6 लाख है, तो उसका जो 9 से 10 हज़ार रुपये रहता है वो ऑलरेडी काट लिया जाता है, ठीक है, 9 से 10 हज़ार रुपये जो होता है वो ऑलरेडी काट लिया जाता है। ओके, अब इसके बाद वो जो आप बोलते हो कि इसके बाद आप बोलोगे भैया टैक्स ऑलरेडी काट लिया क्या है, तो फिर वो आखिरी में भरता क्या है, जो बोलते हैं ना कि इनकम टैक्स भरवाना है, 500 रुपये का खर्चा हो रहा है, वो क्या है, वो एक्चुअली टैक्स फाइलिंग होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स फाइलिंग एंड टैक्स पेइंग, ठीक है।
ये जो गवर्नमेंट रहती है ऑलरेडी आपका पैसा काट चुकी है, बस आप यहाँ पर फाइल कर रहे हो कि देखो हाँ रियल में मेरी इनकम 6 लाख थी, इसलिए मैंने सिर्फ 10,000 से 9,000 टैक्स भरा। लेकिन अगर आप दिखा दो कि नहीं यार आपने तो गलत काट लिया गवर्नमेंट, मेरी इनकम तो सिर्फ 5 लाख थी, ठीक है, सिर्फ 5 लाख इनकम थी, तो आप गवर्नमेंट आपको जो आपका पैसा वापस कर देगी, ठीक है। इसे टैक्स फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। टैक्स फाइलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टैक्स टैक्स पेइंग, ठीक है। हमारे यहाँ पर फाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 करोड़ के आसपास पहुँच गई है, ठीक है। एक बार डेटा चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मीन्स में काम आएगा, 3-4 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। बट टैक्स पेइंग इज़ वेरी लेस, टैक्स पेइंग इज़ वेरी लेस। मैंने आपको बताया था 16.6% है, मतलब एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने, वो भी इस बार कम होकर 12 से 13% के आसपास पहुँच जाएगा, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही कम वसूल होगा कोरोना की वजह से। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।